वेलकम टू डॉक इन द रूम। इंडिया में डेथ्स का दूसरा सबसे कॉमन रीजन है स्ट्रोक, और ठंड में ये और खतरनाक हो जाता है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार, जो कि रांची के एक जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। तो बॉस, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर स्ट्रोक होता क्या है। थैंक यू डॉक्टर आकाश एंड डॉक्टर आयुष। आम भाषा में अगर हम देखें तो स्ट्रोक एक ऐसी अवस्था है जिसमें ब्रेन का एक पार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण आइदर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण या दबाव के कारण ब्रेन का एक पार्ट काम करना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति का यूं आधा जो बॉडी है, आप समझो कि वो पैरालाइज हो जाता है या चेहरा जो है टेढ़ा हो जाता है, एक हाथ और पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो इसे हम लोग आम भाषा में लकवा भी कहते हैं। बेसिकली अगर ये देखने से ये दो टाइप का होता है जो ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा हेमोरेजिक स्ट्रोक। बॉस, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा स्ट्रोक है? बेसिकली अगर इस टाइप की बात करें तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है, जिसमें ब्लड के अंदर क्लॉट बनता है, ये इस्केमिक स्ट्रोक जो है ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हेमोरेजिक स्ट्रोक। मतलब जो आदमी होगा उसे तो ये सब चीजें समझ में आएंगी नहीं, तो वो मतलब ऐसा क्या देखे अपने अंदर, उसे ऐसा क्या महसूस हो रहा है या क्या सिम्टम्स दिखे कि उसे आना चाहिए डॉक्टर के पास? हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर हम जब घर पे रहते हैं और घर पे रहने पे हमें ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखे अपने मरीजों में, या ऐसे लोग हैं उन मरीजों में कौन सा ऐसा लक्षण दिखे जिसे हम देख कर यह बता पाए कि इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है, या आम लोग भी पहचान पाए। तो इसे आप एक वर्ड से याद कर सकते हैं, बी फास्ट। बी फास्ट में इन लक्षणों को याद करने का एक तरीका है, बी फॉर बैलेंस। अगर कोई व्यक्ति अचानक से काम कर रहा है और उसका बैलेंस में गड़बड़ी होने लगे और लड़खड़ाने लगे तो यह स्ट्रोक के कारण हो सकता है। ई फॉर आई, अगर उस व्यक्ति में आंख में धुंधलापन आ जाए या अचानक से एक आंख से दिखाई देना बंद हो जाए तो यह लकवा के कारण हो सकता है। एफ फॉर फेस, अगर आप देखोगे कि जैसे आमतौर पर लकवा में फेस टेढ़ा हो जाता है, अगर एक व्यक्ति का फेस एक तरफ टेढ़ा हो जाए या एक तरफ झुक जाए तो यह लकवा के कारण हो सकता है। ए फॉर आर्म, कि अगर एक व्यक्ति का हाथ और पैर, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि लकवा के कारण एक व्यक्ति का हाथ और पैर नहीं उठने लगता है, तो किसी व्यक्ति का हाथ और पैर अगर नहीं उठने लगे तो यह भी लकवा के कारण होता है। नेक्स्ट है स्पीच, एस फॉर स्पीच। स्पीच मीन्स कि व्यक्ति की आवाज में लड़खड़ाहट आ जाए, व्यक्ति साफ से नहीं बोल पाए या किसी पर्टिकुलर वर्ड का उच्चारण जो है वो नहीं कर पाए हैं। और लास्ट टी फॉर टाइमिंग, कि अगर ऐसे लक्षण, ठीक है, जैसे आंख से कम दिखाई देना, चेहरा का टेढ़ा होना, हाथ नहीं उठना और बोलने में लड़खड़ाहट, ये सभी चीज़ें अगर आप देखने को मिले तो निश्चित रूप से यह लकवा है। और इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति 4 से 6 घंटे के अंदर में अगर हमारे पास पहुंचता है तो हम उसे उपचार करके बहुत हद तक जो है रोक सकते हैं। क्योंकि आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप हमारे पास देर करके आ रहे हो तो अगर 1 मिनट की आप देरी करते हो तो लगभग 19 लाख न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन में है वो डेथ होते हैं, वो उनकी डेथ होती है। अगर वो आप हमारे पास पहले होते हो तो उस गोल्डन पीरियड का यूज कर हम उसे काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। इसमें फिर हम लोग जानना चाहते हैं बॉस कि सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा ग्रुप को है या कौन सा एज ग्रुप? रिस्क, जो लकवा का रिस्क फैक्टर है या लकवा और स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर वाले जो पीपुल्स हैं जनरली 50+ हैं, जो 50 साल की उम्र के ज़्यादा हैं, ठीक है, जिन्हें हार्ट की बीमारी हो, जिन्हें पहले से ही बीपी की बीमारी हो, ठीक है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनमें मोटापा काफ़ी ज़्यादा हो, जिसमें तनाव का जो लेवल हो, स्ट्रेस की जो लेवल हो लोगों की तुलना में ज़्यादा हो, ऐसे लोग, या जो अल्कोहलिक हों, जो स्मोकर्स हो, ऐसे व्यक्ति में ये जो लकवा स्ट्रोक के जो चांसेस होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के ज़्यादा में कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो बॉस, ये सब चीजें तो मतलब हाइपरटेंशन देखिएगा, हर घर में एक आदमी हाइपरटेंशन, मतलब ज्यादा ब्लड प्रेशर निकल जाएगा। आप देखिए, अब जो ओबेसिटी आपने बोला, ये भी बहुत कॉमन हो गया। अब तो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है, लोगों में यही सब चीजें चलते जा रही हैं। तो बस ऐसा क्या करें, मतलब ये लोग इतना तो मतलब इतना आपने बता दिया लोगों को कि जो ओबेसिटी वाले हैं, जो हाइपरटेंशन वाले हैं, इनको होने का चांस ज्यादा है। तो ये ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये सेफ रह सके? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लोगों को अगर पता चले कि हम किसी बीमारी से हैं, जैसे सब कुछ उन्हें पता है कि मुझे बीपी है, तो कई लोग क्या करते हैं कि बीपी की दवा नहीं लेते, बीपी की दवा छोड़ देते हैं, लोग घरेलू उपचार में ज़्यादा रह जाते हैं। जिन लोगों को पता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादा जो फैट, सेचुरेटेड फैट जो है वो खाते रहते हैं। तो जिन लोगों को पता है कि मोटापा है वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इनमें क्या है कि अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, जिन्हें बीपी ज़्यादा हो, नमक कम लें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें,
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट वाले वर्क करें, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपने पार्ट में लाएं, डाइट को थोड़ा सुधारें एज कम्पेयर टू द वैसे डाइट जो बीमारियों को पैदा करते हैं, जो हमारे नेचुरल डाइट हैं उनके तरफ ज़्यादा रहें। तो ये सब मॉडिफिकेशन करके हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बेसिकली जैसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को रहने के लिए जो 4-5 रिक्वायरमेंट है, जैसे स्लीप, एक अच्छी स्लीप होनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, लोगों को एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपने रूटीन में रखना चाहिए, और एक्सरसाइज मेडिटेशन, साथ ही साथ अगर कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। ये सब अगर सारे प्रिकॉशन वो रखते हैं तो ये चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठंड के दिनों में, ठीक है, कौन कौन से लोगों को प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है और प्रिकॉशन में क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले जिन्हें हार्ट की बीमारी है वैसे लोग सावधान रहें, जो बीपी की दवा ले रहे हैं वैसे लोग सावधान रहें, जिन्हें पहले से ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है वैसे लोग सावधान रहें, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई रहता है वो वैसे लोग सावधान रहें, जिनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है वैसे लोग सावधान रहें, ठीक। तो और जिन्हें डायबिटिक है ऐसे लोग सावधान रहें। ये 4-5 ग्रुप वाले जो लोग हैं उन्हें ठंड के दिनों में खासकर प्रिकॉशन रखना है। क्यों? क्योंकि इस वाले ड्यूरेशन में स्ट्रोक होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। और साथ ही मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आखिर ठंड के दिनों में हम कौन सा प्रिकॉशन लें, किस टाइप का प्रिकॉशन लें कि जो स्ट्रोक बढ़ रहा है वो हमें ना हो या हमारे जो घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें ना हो। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे पास जो भी इस्केमिक स्ट्रोक या हेमोरेजिक स्ट्रोक के जो पेशेंट आते हैं उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जितने भी बुजुर्ग लोग आते हैं उन्होंने अपनी बीपी की गोली मिस करी होती है। वो या तो जिद होने के कारण या किसी कारण या भूलने के कारण वो अपनी दवाइयाँ खाना बंद कर देते हैं, और जैसे ही वो बंद करते हैं और उन्हें स्ट्रोक आता है। तो एक जो कॉमन जो फैक्टर है, और मैं लोगों से खासकर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बीपी या पहले से इकोस्प्रिन लेते हो, आप डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ लेते हो, तो इन दवाओं को स्किप मत करो, क्योंकि आप स्किप करोगे तो स्ट्रोक के जो चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। दूसरा, ठंड के दिनों में आप जब भी बेड से उठते हो तो अचानक से बाहर ना निकलें, थोड़ा खुद को समय दें, थोड़ा देर हाथ पैर को बाहर निकाल के रखें। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी बाहर के ठंड के इन्वायरमेंट में थोड़ा एडप्ट करेगा, तब आप कर सकते हैं। तीसरा मेजर चेंज आप कर सकते हैं कि पीने के लिए और नहाने के लिए हम गुनगुने पानी का यूज करें। आमतौर पे बहुत लोग ठंड के दिनों में भी ठंड पानी से नहाते हैं, तो जिन लोगों को रिस्क फैक्टर वैसा लोग ठंडे पानी से ना नहाएं, गुनगुने पानी का यूज करें, तो ये कहीं ना कहीं बचाव करेगा। हवाओं, जो ठंड हवा आ रही है उस ठंडी हवाओं से बचें। ये सब प्रिकॉशन रखकर हम काफ़ी हद तक ब्रेन स्ट्रोक के जो चांसेज हैं उनको रोक सकते हैं। और अगर किन्हीं को लगता है कि ऐसा लक्षण हो तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। जो हमने बी फास्ट की जो लक्षण बनाए हैं, जो हमारे वीडियो में बताए हैं, उसको फॉलो करें। फॉलो करके जल्द से जल्द किसी नज़दीक के जो है हॉस्पिटल जहाँ पर सीटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पे पहुँच कर ये कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। तो बहुत जैसे किनको होता है, कैसे होता है, कौन ज्यादा है, वो किस तरीके से प्रिवेंट करें, इन पे तो बात हमने कर ली। बट अब किसी को हो ही गया, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ गया, तो उनके साथ करना क्या होता है, तो ट्रीटमेंट कैसे होता है? ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसका रोल आता है, जो मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों को कि स्ट्रोक की मैंने 2 टाइप बताए, एक इस्केमिक स्ट्रोक, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक। दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। सबसे पहले मैं इस्केमिक स्ट्रोक की बात करूं, इसमें क्या है कि मैंने बताया था कि ब्रेन का एक पार्ट सूख जाता है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, आर्टरी में या वेन में क्लॉट होता है और ब्रेन का एक पार्ट सूख जाता है। इसमें अगर व्यक्ति 4 से 6 घंटे इसके पहले हमारे पास आता है तो हम ड्रग्स के माध्यम से दवा देकर, ठीक है, उस क्लॉट को जो है गलाने की कोशिश करते हैं और उस चैनल को खोलने का, जैसे हार्ट में स्टंट लगा के पाथवे को हम लोग खोलते हैं, उसी तरीके से ब्रेन में भी हम लोग दवा देकर उस वेसल्स को खोलने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक ये सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो व्यक्ति है 4 से 6 घंटे के बीच ही अंदर हमारे पास पहुँचे। दूसरा है कि फिर इसमें व्यक्ति को इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल जैसी दवाई हैं जो लाइफ टाइम खानी रहती है, जिसे हम ब्लड थिनर के नाम से जानते हैं, उन्हें लाइफ लॉन्ग ये दवा लेनी पड़ती है ताकि उनके ब्लड में फिर से क्लॉट ना बने। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक में चूंकि एक वेसल्स या वेन या आर्टरी है फट जाती है, फटने के कारण ब्लड के अंदर, ब्रेन के अंदर जो क्लॉट बना होता है, तो इसमें ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक कि अगर वो बहुत छोटा क्लॉट है तो उसमें हम लोग दवा देकर ठीक करते हैं। अगर वो क्लॉट बड़ा है देन वी नीड सर्जरी। तब ऐसी स्थिति में हम लोग सीटी स्कैन करा कर देखते हैं, अगर क्लॉट बड़ा है तो हम
सर्जरी के माध्यम से उस क्लॉट को निकालते हैं। एक ट्रीटमेंट के मुख्य पार्ट है। जी, अक्सर बहुत हम लोग देखते हैं, खासकर गांव देहात में, झारखंड में हम लोग झारखंड में देखते हैं कि किसी को लकवा मार देता है तो उन लोग पूरा कोशिश करता है कुछ घरेलू उपचार करवा ले या कोई किसी से झाड़ फूक करवा ले। ये सब बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक जो बेसिकली इसमें मैं लोगों का एक और डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों की एक ब्रांच एलोपैथिक, हम लोग एलोपैथिक करते हैं, कुछ लोग आयुर्वेद को भी मानते हैं। आम जनता को तीनों चाहिए, एलोपैथिक भी चाहिए, आयुर्वेदिक भी चाहिए, होम्योपैथिक भी चाहिए। हम लोग इसमें कॉन्ट्रैरी नहीं रखते, हम लोग इसका किसी का विरोध नहीं करते हैं। आप निश्चित रूप से आयुर्वेद का दवा लेना चाहें तो लें, होम्योपैथी का दवा लेना चाहें तो लें, लेकिन सबसे पहले आप क्वालिफाइड व्यक्ति के पास जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने आपको बताया है कि आयुर्वेद की ये दवा लेनी चाहिए, आप आयुर्वेद के डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं, दूसरे की सलाह पर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत घातक है। ठीक है, तो ये तो फिर होगी एक झोला छाप या क्वैक वाले जो डॉक्टर्स हम लोग बोलते हैं वैसे, तो आप उनकी सलाह पर नहीं, अगर आपको है तो आप किसी आयुर्वेद के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे मिलें। और एक बात जो माननी पड़ेगी कि चाहे आयुर्वेद हो या होम्योपैथिक हो, ठीक है, ये ऐसी बीमारियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो थोड़ी स्लो ग्रोइंग है और इनका रिजल्ट काफी स्लो आता है, जबकि एलोपैथी में रिजल्ट काफी क्विक मिलता है। तो अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक करा है या ऐसी कोई बीमारियां हैं कि जिसमें तुरंत रिजल्ट की आवश्यकता है, अगर उसमें आप देर करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को लूज कर रहे हो, अपनी जो लाइफ है उसको आप डेंजर में डाल रहे हो। तो ऐसे घरेलू उपचारों से बचें, और अगर आपके पास समय हो, ठीक है, तो आप क्वालिफाइड व्यक्ति से लें।